So this is Divya Morwal, your physics teacher at Motion Education. I hope फर्स्ट लेक्चर आपने बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किया होगा। जितनी चीजें हमने कवर करी थी वो सारी ही चीजें आपको अभी भी याद होगी, ठीक है बेटा। जो भी चीज हमने कवर करी है वो सब आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। थियरी फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, ठीक है। सेम अप्रोच हमारा आज भी रहने वाला है। आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आए हैं और वो टॉपिक्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही आज हम दो टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। कौन से दो टॉपिक्स है वो देखते हैं। चलो तो देखो यहां पर हमारे पास दो टॉपिक्स कौन से हैं? देखो फर्स्ट वन है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बट बेटा देखो एक छोटा सा प्रॉमिस करो यार कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखोगे, समझोगे हर एक चीज को। कोई भी डाउट होगा तो देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, पॉज करो फिर से देखो, ठीक है। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, थर्ड टाइम में डेफिनेटली समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई भी टफ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ये चीज माइंड से निकाल दो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टफ है, नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस टू दी पॉइंट चलना है हमें, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो हमने फर्स्ट स्लाइड में चार्जेस, देन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को पढ़ा था। अच्छा, अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया है तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी में रेजिस्टेंस आता ही आता है, ठीक है। ये चीज आप जानते होंगे। बट होता क्या है ना, हम सीरीज कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं कि क्या होता है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ जाते हैं, बट हमें दिक्कत वहां आ जाती है यार जब है ना न्यूमेरिकल आ जाता है। हम फैल जाते हैं एकदम कि यार न्यूमेरिकल तो नहीं होगा, हमसे लिखा लो जितना लिखाना है, थियरी लिखा लो, पर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो जो प्रॉब्लम है आपकी सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करने में, वो आज रिजॉल्व होने वाली है। Without wasting time, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कब हम कहते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है और कब हम कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझो। सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहां पर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो साथ साथ कनेक्टेड हैं। देखो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर करंट जा रही है, देखो बहुत ही बढ़िया से फ्लो कर रही है, ठीक है। बहुत अच्छे से इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो बेटा, बिकॉज ये एनिमेशन मैंने आप लोगों के लिए लगाया है सो दैट आपको ये पता चल जाए कि सीरीज में करंट कैसे फ्लो करती है। और सिमिलरली एनिमेशन एक पैरेलल के लिए भी है, तो पैरेलल में करंट कैसे फ्लो करती है, करेक्ट। चलिए आगे हम चलते हैं, पहले ये समझते हैं, इस डायग्राम को बाद में देखेंगे कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दो रेजिस्टर है बेसिकली और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्लियर। अब देखो एक रेजिस्टर ये और दूसरा रेजिस्टर ये, दो रेजिस्टर सीरीज में तभी कहलाते हैं जब दोनों रेजिस्टर पास पास कनेक्ट हो, साथ साथ कनेक्ट हो। अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो ये सीरीज है, करेक्ट। मतलब ये दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई थर्ड मेंबर नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है, ठीक है ना, मान लो लेट सपोज ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे कनेक्ट है बेचारे और इनके बीच में एक वायर आ गया, तब फिर ये सीरीज नहीं कहलाएंगे, तब ये साथ साथ कनेक्ट है। लेट सपोज दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, या फिर कंसिडर करो एक मैं हूं और एक कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, हम दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ रखा है, तो उसका एक हाथ मेरे इस हाथ के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स हम दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो यार कि ये ना रेजिस्टेंस का, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट, ये इसी रेजिस्टेंस का सेकंड पार्ट। सिमिलरली इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। फर्स्ट वाले रजिस्टर का लास्ट वाला एंड सेकेंड वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से अगर कनेक्ट हो जाए तो फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखो कितना आसान है यार। फर्स्ट वाले रजिस्टर का लास्ट वाला और सेकेंड वाले रजिस्टर का फर्स्ट वाला, ये दोनों कनेक्ट हो जाएं तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। इतनी ही कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। देखो यहां पर
लेट्स सपोज ये एक रजिस्टर, ये सेकेंड रजिस्टर, दिस इज R1, दिस इज R2। अभी मैंने आपसे क्या बोला था, ये फर्स्ट वाले रजिस्टर का सेकेंड एंड, ठीक है, ये सेकेंड वाले रजिस्टर का फर्स्ट एंड, ये दोनों देखो साथ साथ कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यही कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखनी है, पहली चीज फर्स्ट वाले रजिस्टर का लास्ट एंड सेकेंड वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, दैट्स इट। डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में कोई वायर आ गई ना तो फिर वो सीरीज नहीं है। समझ आ गया? चलिए अब आगे समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम और क्या डिफरेंट होता है। तो जैसा आपने बहुत बारी सुना होगा कि यार सीरीज में ना हमारी करंट सेम होती है, ठीक है, क्यों सेम होती है वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, करंट सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, करंट सेम है, ठीक है। अब सेम करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर, इसका मतलब जितने भी रजिस्टर लगा दो आप, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, 10 रजिस्टर लगा दो, सबके अंदर कैसी करंट जाएगी, सेम करंट जाएगी, ठीक है। लेट सपोज जब हमने बोला कि ये दोनों हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस रजिस्टर के अंदर जो करंट जाएगी ना वही इसके अंदर जाएगी। लेट सपोज इसके अंदर 5 एम्पियर फ्लो कर रही है करंट। अच्छा, एम्पियर पता है ना, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो जो करंट इसमें फ्लो कर रही वही इसमें फ्लो करेगी। देखो इसको डायग्राम से भी समझो, यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है। अच्छा, ये वोल्टेज क्या है, ये बता रहा है कि ये यहाँ पर या तो कोई बैटरी है या फिर वहां पर कोई सेल है, ठीक है। अब देखो इस बैटरी या सेल से करंट निकली, देखो 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 करंट निकली, रजिस्टर के अंदर गई, तीनों रजिस्टर के अंदर सेम जा रही है। फिर से देखो इस रजिस्टर के अंदर गई, फिर वही करंट इसमें गई, फिर वही करंट इसमें गई, तो तीनों रजिस्टर में सेम करंट जा रही है। क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि यहाँ पर इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट और इसमें जा रही है? नहीं, सेम करंट जा रही है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन देखो यहाँ से निकल रही है, तो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सीरीज की कहानी में हमने दो चीजें सीखी है। फर्स्ट तो कि साथ साथ कनेक्ट होनी चाहिए डायरेक्टली, सेकेंड करंट इज सेम। अगर करंट सेम होता है तो फिर डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसका मतलब इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, ठीक है। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बोलो कितना, V2। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। आ रही समझ में? तो करंट सेम बट पोटेंशियल तो अलग है, ठीक है। तो यही कहानी है सीरीज कॉम्बिनेशन की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है ना, हम भाई क्रैश कोर्स में हम क्या सीखते हैं, पहले तो हम रिवीजन देखते हैं कि रिवीजन कैसे हम कर रहे हैं, फिर खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हैं। थर्ड, हम ये भी सीख रहे हैं यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है ये वाला तो फिर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये ऐसे सुंदर सा जैसे डायग्राम है ना, इतना ही सुंदर डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन बढ़िया से हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है ये पॉइंट्स, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट तो करंट सेम है, फिर है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। इसका मतलब हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर है V1, इसके अंदर है V2, इसके अंदर है V3। ऑलराइट, अब जब मैं सारे ही पोटेंशियल डिफरेंस को कंबाइन करूंगी तो मुझे मिल जाएगा टोटल V, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस है, लेट मी कॉल इट कि ये है यार आपका पॉइंट है, मार्क कर लो, और इसको आप मार्क कर लो पॉइंट B। इसमें कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं, ठीक है। बहुत इजी है, एक पॉइंट को A, एक पॉइंट को B मार्क कर लिया। अब इस A और B पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा दैट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यही चीज यहां लिखी है, करेक्ट। नेक्स्ट, इस V को आप क्या लिखेंगे, इस V को लिखोगे IR। अब आप सोचोगे यार V इज इक्वल टू IR तो कहीं पढ़ा है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया से हमने पढ़ा था। तो ये हमारा ओम्स लॉ है ना, V इज इक्वल टू IR इज नथिंग बट दी ओम्स लॉ। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है। तो उसी ओम्स लॉ से हमने लिखा V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर ये I डिनोट कर रहा है
टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट, ठीक है, जो कि सेम है। अगर आपसे कोई बोल दे सीरीज कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए कि यार चलो आपका जो R1 है इसके अक्रॉस बताइए करंट कितना है, तो जो टोटल सर्किट का करंट होगा वही इसका होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज करंट इज सेम इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए, R इज व्हाट, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का, ठीक है। अब आगे V1 में सिंस करंट सेम है और V इज इक्वल्स टू IR, तो I इंटू V1 के अक्रॉस कितना हमारा रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। V1 किसका अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस। सिमिलरली V2 पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, R2 के। सिमिलरली V3 में क्या आ जाएगा, R3। करंट सेम है, करंट यहाँ कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पे सिंपल हम यही करते हैं, IR इज इक्वल्स टू I कॉमन निकाला, ठीक है। इन सब में से क्या निकाला, इन सब में से हमने क्या कॉमन निकाला, I कॉमन निकाला, ठीक है। क्या बचा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज, ठीक है। I से I उड़ा दो, उड़ गया, क्या बचा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट को नेट भी बोल सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो याद रखिएगा सीरीज में जब भी रेजिस्टेंसेस होंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक और डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसका टोटल वोल्टेज है V, टोटल इसमें करंट जा रही है I और R इक्विवेलेंट। इसका मतलब इस पूरे सर्किट को मैं इस छोटू से सर्किट से रिप्लेस कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, R इक्विवेलेंट। यहाँ मैंने क्या लिखा है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो इन तीनों को जब मैं सम अप कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा है, सिमिलरली उतने ही आसान तरीके से हम समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन से। ऑब्वियसली यार दोनों नाम अलग है तो डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट क्या है वो समझिए। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहलाते हैं, देखो वही सेम दो एग्जांपल्स लेते हैं, ये एक रजिस्टर, ये एक दूसरा रजिस्टर, करेक्ट। अब ये दोनों को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है, कैसे करूंगी बताओ। देखो सिंपल, हमने सीरीज में पढ़ा था कि इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है। यहाँ पे कहानी फ्लिप हो जाती है। कैसे फ्लिप हो जाती है, इसका फर्स्ट एंड इसके फर्स्ट एंड से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और इसका लास्ट एंड इसके लास्ट एंड से कनेक्ट होना चाहिए। जब ये दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं तब हम कहेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन, बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ रही समझ में, इसका फर्स्ट एंड ऐसे कनेक्ट है, इसका लास्ट एंड ऐसे कनेक्ट है, दोनों साथ साथ कनेक्टेड हैं, तो फिर ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। अच्छा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, जैसे सीरीज में करंट सेम था, क्या यहाँ पे भी करंट सेम है ना, यहाँ पे करंट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है वो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंट है, यहाँ पे करंट डिफरेंट है तो क्या सेम है, यहाँ पर सेम ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बट करंट इज डिफरेंट, है ना। देखो कैसे, यहां से निकली हमारी करंट, देखो निकली, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, आपके YouTube में देखो एक सेटिंग होती है जिसमें है ना स्पीड कम हो जानी है, तो उस सेटिंग को ऑन कर लो, स्पीड थोड़ी कम करके देखो क्या हो रहा है। देखो करंट निकली, तीनों में डिवाइड हुई, कंबाइन हुई, वापस आई। फिर से देखो करंट यहां से निकलेगी, ये निकली, तीनों रेजिस्टेंस में गई, कंबाइन हुई, वापस आई। इसका मतलब पूरे सर्किट में करंट तो आई जा रही है बट डिफरेंट रजिस्टर में अलग अलग करंट जा रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कितनी करंट है, I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। तो डिफरेंट रजिस्टर में डिफरेंट करंट जा रही है, बिकॉज देखो करंट बेचारी सीधी जा रही थी, उसको थोड़ी ना पता था कि यार मैं आगे जाके डिवाइड हो जाऊंगी, ठीक है। बट उसने देखा कि आगे तो तीन रास्ते हैं, उसने देखा आगे तो
3 रास्ते हैं तो उसे तीनों पाथ से निकलना है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। करंट इज सेम लाइक वाटर, ठीक है, ये चीज करंट इज सेम लाइक वाटर ना आपने हर एक बुक में, हर एक मॉड्यूल में, हर किसी से यही सुना होगा, बिकॉज बेटा जो भी टीचर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाता है तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं सब कि करंट इज लाइक वाटर, ठीक है। एक बड़ा पाइप है, ठीक है, उस बड़े पाइप से आपने 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से 3 पाइप्स कनेक्ट कर दिए। अब बड़े पाइप में से जब पानी बाहर निकलेगा तो वो तो तीनों पाइप में जाएगा। सिमिलरली एग्जैक्टली करंट यहां से निकली, ठीक है, इस रजिस्टर में गई, फिर सेकेंड में गई, फिर थर्ड में गई, फिर वापस कंबाइन होकर इसमें आ गई। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। करंट यहाँ से निकली, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। क्या इस पूरे सर्किट को हम छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इसको पूरा छोटा करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या सेम है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट, ठीक है। सिंस यहाँ पर करंट डिफरेंट है, देखो बहुत बारी क्या होता है ना, बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आता है कि यार है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूव करके दिखाओ, तो फिर आप क्या करोगे? फिर उसमें आपको ये पूरी ही कहानी लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? ये पूरी कहानी किसमें लिखोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ आ जाए तब, ठीक है, कि प्रूफ करो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तब आप क्या करेंगे? ये पॉइंट्स लिखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि करंट हर एक में डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट वाले रजिस्टर में जो करंट जाएगी दैट इज V अपॉन R1। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये V अपॉन R1 कहां से आया? तो ये भी बेटा ओम्स लॉ से आया। देखो कैसे, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V इज इक्वल्स टू IR। यहां से मैं करंट निकालूंगी, बोलो कितनी? V अपॉन R। करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? V अपॉन R, ठीक है। तो इसी वाले फॉर्मूले से हमने करंट को निकाला, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में बताओ कितनी करंट जा रही है, लिखा ना डायग्राम में I1, कितनी जा रही है? I1। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज ये डायग्राम बिल्कुल बना कर आइएगा, ठीक है। आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने, मेरी गारंटी है। डायग्राम बना दो और ये लाइन छाप दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर करंट है V अपॉन R1। सिमिलरली R2 में कितनी करंट जा रही है? I2। और पोटेंशियल डिफरेंस तो सिंस सबके अक्रॉस सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगी, बोलो कितना लिखूंगी? V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगी V, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगी V। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबके अक्रॉस हमने V रखा है, ठीक है। नाउ अब जब आप यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि करंट यहाँ पे डिवाइड तो हो रही है बट आगे जाके फिर कंबाइन हो रही है। इसका मतलब टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो थियरी होती है वही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो डायग्राम है वही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही इजी है कि भाई जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 को मिलाकर बनी है, ठीक है। अब I1 की वैल्यू यहां से रख दो, कितना है? V अपॉन R1, रख दिया V अपॉन R1। I2 की वैल्यू V अपॉन R2, रख दी V अपॉन R2। देन I3 इज सिमिलर V अपॉन R3, V अपॉन R3, ठीक है। बड़ा ही इजी है। चलो अब जैसे हमने वहां पे कॉमन निकाला था ना, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। इस I को हमने लिखा V बाय R, तो V यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अच्छा, इसको V बाय R रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचता है V कॉमन निकाला इस पूरे एक्सप्रेशन में से, तो क्या बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इस V से V उड़ा दो, क्या बचा? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतना ही आसान है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, इस 1 अपॉन R को हम कहेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर नेट रेजिस्टेंस बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन सीखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखा, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशन को क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो जब भी न्यूमेरिकल आता है हमें पता है वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्फ, ठीक है, खुद को टेस्ट करो। अच्छा,
मैं नहीं बता रही हूँ इसका सोल्यूशन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, 2 पॉइंट दे दिया, आपको दे दिया कि भैया ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दैट मींस ये पूरा जो सर्किट है ना, इसको यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ यार एटलीस्ट। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखना ही है। ठीक है, फिर जो डायग्राम क्वेश्चन पेपर में दे रखा है उसको एज इट इज छाप देना। ठीक है, देन आप लिखोगे, आप खेलोगे स्टेप्स में। किसमें खेलोगे? स्टेप्स में। आप लिखोगे स्टेप 1 डायग्राम। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 1 में डायग्राम के साथ साथ आपको, अगर यहाँ पे तो सिंस बैटरी नहीं लगाई, बट अगर बैटरी लगाई तो उससे करंट भी निकालनी है स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 1 में एक और चीज करनी है, हम इस सब रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं। ठीक है, दिस इज R1, R2, R3, R4। ठीक है, ये सारा काम करना है हमने स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 1 में हमने डायग्राम कॉपी मारा, सारे रेजिस्टेंस को नाम दे डाले, है ना। सबका क्या करना है, हमें क्या बोलते हैं, नामकरण सॉर्ट ऑफ, है ना, तो वही हमें करना है। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको इन रेजिस्टेंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए सिंपल स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन इजीली सी कि यार है ना R1 और R2 तो सीरीज में है, बिकॉज ये दोनों साथ साथ कनेक्टेड है, बाजू बाजू में, और इनके बीच में कोई वायर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये दोनों किस में है, सीरीज में। अब सीरीज में सॉल्व करना आप जानते हो, हमने अभी पढ़ा है सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2। बोलो R1 प्लस R2 कितना, R1 बोलो कितना 3, R2 कितना 1। तो यहाँ पे हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया है 4। बट इज्जत देनी है, बेइज्जती नहीं करनी, 4 नहीं लिखना, क्या लिखोगे आगे, ओम। ठीक है, क्या लिखेंगे हम आगे, ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, ओम। अच्छा, इस पूरी को R इक्विवेलेंट ना लिखकर हम RS लिखते हैं। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे RS। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर से एक डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे वो डायग्राम, देखो यहाँ पर आप लिखोगे A पॉइंट, देन 6 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आ जाएगा आपका पॉइंट B। ठीक है, देन उसके बाद सिंस इन दोनों को सॉल्व करके आपने लिख लिया 4 ओम, तो यहाँ पर एक रेजिस्टर बनाओगे जिसकी वैल्यू है 4 ओम, और यहाँ पर भी है 4 ओम, और ये है 6 ओम। तो दिस शुड बी योर स्टेप 3। ठीक है, पकड़ में आया। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप 3 के बाद यहाँ पर आप लिखोगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करोगे आप, स्टेप 3 में हमें इसे सॉल्व करना है। तो सिंपली देखो, यहाँ पर देख रहे हो कि इसका फर्स्ट एंड कनेक्ट, इसका लास्ट एंड भी कनेक्ट। दैट मींस दीज रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। ठीक है, अच्छा पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, जब 2 रेजिस्टेंसेस होते हैं तो हमें पता है, या तो आप लिखो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम जब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वी कैन राइट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो बेटा, पैरेलल में ना बहुत बारी लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। 1/6 है तो उसे सिर्फ 6 लिख देंगे, या 3/2 है, तब 3/2 अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू है और उसे हमें पैरेलल में या इनवर्स में लिखना है तो क्या बनेगा, 2/3। ठीक है, तो ये चीज भूलना नहीं। अब यहाँ पर निकालो कितना, देखो R1 की वैल्यू, अच्छा हम R1 नहीं लिखेंगे, हम तो क्या लिखेंगे यहाँ पर RS। ठीक है, ये क्या है RS, तो हम यहाँ लिखेंगे RS। ठीक है, दिस शुड बी RS।
अब RS और R3 पैरेलल में है, RS और R3 पैरेलल में, ये R3 है ना, हमने नेमिंग करी है, देखो ऊपर R3। अब इसको देखो, RS की वैल्यू बोलो 4, R3 की वैल्यू 4, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, तो दिस विल बिकम नथिंग बट 2 ओम। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2 ओम। ठीक है, तो हमने पूरा सर्किट यहां तक सॉल्व कर लिया है। नाउ इन द फाइनल R4, ठीक है, अब हम लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में हम कैसे करेंगे अब समझो। नाउ अब हम लिखेंगे फाइनल स्टेप 4, ठीक है। अब स्टेप 4 में कैसे करना है, देखो पूरा सर्किट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब लास्ट का काम बचा है हमारा। तो स्टेप 4 इज व्हाट? सिंपल। अब हमारे पास बचा लास्ट RP, ठीक है, जो हमने निकाला अभी, ठीक है, और लास्ट हमारे पास बचा है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो इन दोनों को तो यार हमने सॉल्व कर दिया ना, पैरेलल में आ गया था तो हमने RP निकाल लिया। अब ये RP और ये 6 किस में होगा? सीरीज में। देखो कैसे, यहां पर A, अब यहां पे देखो क्या है A, ठीक है, और ये हमारा 6 ओम, फिर हमने RP सॉल्व किया था और ये था हमारा B, ठीक है। इसके RP की वैल्यू बोलो कितनी? ये तो 6 है, यहां पर कितना आएगा? 2 ओम। कितना आएगा? 2 ओम। और ये कितना है? 6 ओम, ठीक है। अब देखो यार ये दोनों सीरीज में है, तो 6 प्लस 2 कितना बना? 8, ठीक है। तो हमारा फाइनल R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 6 प्लस 2, तो ये कितना बना? 8 ओम, ठीक है। क्या 8 ओम ऑप्शन में है? बिल्कुल। आई होप यही आपने भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था यार कि पहले सीरीज निकाल लो, फिर दोनों पैरेलल में थे, फिर जो आंसर आया वो 6 ओम के सीरीज में था, ठीक है। तो इतना ही आसान है इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आप सीरीज और पैरेलल समझ चुके हो और ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तो मान के चलिए आपको अगर एग्जाम में, बोर्ड्स में, CBSE में अगर आपको सीरीज पैरेलल प्रूव करे तो आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बोले तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर हम यही कहानी खत्म करेंगे सीरीज और पैरेलल की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो, फाइंड द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू बैटरी। इसका मतलब हमें, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। अब यहां से यार करंट तो निकलेगी, बैटरी से करंट निकलेगी और पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, हमें पता है। अब आपको इस पूरे सर्किट के अंदर कितनी करंट जाएगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसको कैलकुलेट करना टफ नहीं है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले करंट निकालें, पहले क्या निकालें, पहले एक एक का रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो नहीं। तो बेटा यार सबसे पहले आपको क्या करना है ना, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। प्रोसीजर सेम रखना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, स्टेप्स में खेलना है हमें, ठीक है। स्टेप 1 लिखो, पूरा सर्किट छाप दो, फिर उसमें करंट की डायरेक्शन बना दो, हर रेजिस्टेंस को नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इस चीज को। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? R इक्विवेलेंट। तीनों किस में है बोलो? पैरेलल में, है ना। तीनों का फर्स्ट एंड और तीनों का लास्ट एंड आपस में कनेक्टेड है, तो क्या है? पैरेलल में। अच्छा, करंट कैसे निकलेगी? यहां से जाएगी, यहां तक पहुंचे। अब करंट को दिखा यार 3 रास्ते हैं, तो करंट तो तीनों में जाएगी। करंट यहां भी गई, करंट यहां भी गई, करंट यहां भी गई, फिर कंबाइन होके वापस यहां आ गई। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है कि करंट ऐसे फ्लो होगी, ये हमने डायग्राम में देखा। चलो अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट देखो, तीनों पैरेलल में, तो हम क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में, याद रखिएगा। 1/R2, दिस इज प्लस, है ना, 1/R3। अब वैल्यूज डाल दो सिंपल, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा आपका? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब तो यार सिंपल एलसीएम लेना है, इन तीनों का एलसीएम बोलो कितना? 6। यहाँ पे क्या बचा? 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना हुआ ये? 6/6। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? देखो 6 से 6 उड़ा, क्या बचा? 1। तो R इक्विवेलेंट इज नथिंग
बट वन नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इज्जत देते हुए ओम, क्या लिखेंगे 1 ओम। इतना इजी है, आई होप इतना तो आपने कैलकुलेट किया होगा। बट यहाँ पे एक और चीज है यार, एक और रजिस्टर है, इसको भी हमें उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब देखो जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो इसकी जगह कितने ओम का रजिस्टर आएगा, 1 ओम का, ठीक है। पूरे की जगह कितने ओम का रजिस्टर आएगा, 1 ओम। तो ये वाला 1 ओम इस वाले 1 ओम के क्या होगा, सीरीज में। देखो सर्किट सिंपल है, इसको सॉल्व किया 1 ओम आया, ये 1 ओम और ये 1 ओम किसमें है, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहां पर, अच्छा इसको आर इक्विवेलेंट, तो यहां पर देखो हम इसे आर इक्विवेलेंट ना बोल के हम इसे सिंपल बोलते हैं आरपी। क्या बोलते हैं हम इसे, आरपी, ठीक है। तो आरपी इज 1 ओम, फिर वो 1 ओम और ये 1 ओम किस में है, सीरीज में। तो आर नेट या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आरपी प्लस आर 1, ठीक है। या 1 ओम, सिंपल 1 ओम लिख दीजिए। क्या लिखोगे, सिंपल 1 ओम, ठीक है 1। तो देखो ये 1 और ये 1 मिलके बना 2 ओम, तो टोटल आर नेट की वैल्यू है हमारे पास 2 ओम। अब तो हम इजीली करंट निकाल सकते हैं बिकॉज हम ओम्स लॉ जानते हैं। करंट निकालनी है ओम्स लॉ से, तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय आर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V बाय आर। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना 30, नेट रेजिस्टेंस कितना, नेट रेजिस्टेंस बोलो कितना 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15 एम्पियर, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना ही इजी होता है सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, ठीक है। सो आई होप यहां तक तो कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। क्या क्वेश्चन ने बोला था समझो। क्वेश्चन बोलता है हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टेंसेस, जिसमें देखो 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9 ओम, ठीक है। अब इन रेजिस्टेंस को यू हैव टू कनेक्ट इन सच अ वे कि उसका इक्विवेलेंट एक बारी तो आए 13.5, ठीक है, और एक बारी आए 6 ओम। आप कैसे करोगे, देखो ये क्वेश्चन पहले इसलिए नहीं लिया, नहीं तो आप फैल जाते यार ये क्या हो गया, है ना। तो अब आई होप कि कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा, अब आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जुगाड़ करना है कुछ, मतलब मैथ्स में होता है ना हिट एंड ट्रायल, वही वाली चीज है। आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस को थोड़ा ऐसे ऐसे करना है, ट्विस्ट करना है, कभी रेजिस्टेंस इधर लगाया कभी इधर लगाया, और कुछ ऐसा सर्किट बनाना है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाए 13.3 और एक बारी बन जाए 6 ओम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद 13.3 ओम, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पर सिंपल है, 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास और हर एक का क्या है 9 ओम, सॉरी, है ना, आई थिंक 9 ओम ही है, हाँ बिल्कुल 9 ओम है, ठीक है ना। कितना है 9 ओम। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लिया, उसे हमने किया पैरेलल में, उसके साथ एक लगाया सीरीज में, और हर एक 9 ओम का है। कितने का है 9 ओम, ठीक है। अब इन दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लो, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। जब 2 रेजिस्टेंस होते तो हम इस तरीके से खेल सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो होगा RP इज इक्वल्स टू, चलो आपकी खुशी के लिए नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एज यू कैन सी कि R1 एंड R2 किसमें है, पैरेलल में। किसमें है बेटा, पैरेलल में, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/9 प्लस 1/9, और इस RP को कैसे निकालेंगे 1/RP बेसिकली, ठीक है। क्या होगा 1/RP, है ना। तो यहां पर अच्छा सिंपल इसको ऐसे ना लिख के हम R1 R2 अपन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, यही चीज है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। तो R1 R2 9 into 9 upon R1 plus R2 9 plus 9, this will become 81/18, ठीक है। जब आप कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट
9/2। अच्छा, इस 9/2 को क्या मैं 4.5 ओम लिख सकती हूँ क्या यार? बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई। 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आया, वही चीज लिखी। अब यहाँ पर ये वाला 4.5 और ये R3 किसमें है? सीरीज में। किसमें है? सीरीज में। तो नाउ आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस RP and R3 are in सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा स्टेप्स में खेलना है, हमेशा याद रखिएगा, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? किस में खेलोगे? स्टेप्स में। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तीनों, ये चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब सॉल्व करो। देखो अब हम लिखेंगे RP प्लस R3, ये आपका आ जाएगा R नेट, ठीक है? RP बोलो कितना आया? 4.5, ठीक है? और ये क्या बचा लास्ट में हमारे पास? 9। तो दिस विल बिकम 13.5 ओम। तो देखो आ गया ना 13.5। क्या किया था हमने? हमें नहीं पता कि हम कैसे ज्वाइन करें, हमने ज्वाइन कर करके देखा, तो हमने ये पाया कि यार दो रेजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलल कर दूं और फिर उसके साथ एक सीरीज में लगा दूं तो शायद 13.3 आ सकता है, और 13.3 आ गया, ठीक है? अब सेम चीज हम करते हैं, 6 ओम लेकर आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन वही है, स्लाइड नहीं है। सही है यार, क्वेश्चन वही है, स्लाइड नहीं है, है ना? चलो अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, हर एक कितने का है? 9 ओम ईच। और हमें क्या लाना है? हमारा टारगेट है कि यार तुम कैसे भी करके ना R इक्विवेलेंट 6 ओम ले आओ। कितना ले आओ? 6 ओम। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, यहां पर 2 रेजिस्टेंस को तो हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, ठीक है? और उसके साथ एक हम लगाएंगे पैरेलल। तो ये है, देखो हर एक 9 ओम है, हर एक क्या है? 9 ओम, ठीक है? तो 9 + 9 दोनों सीरीज में है, दोनों क्या है? सीरीज में है। तो यहां पर टोटल हो जाएगा इन दोनों का 81 ओम। सॉरी 18 ना यार, प्लस करना है हमें तो 18, ठीक है? और फिर नीचे हो जाएगा 9 ओम। अब ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। किस में आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में खेल लो। सिंपल, कैसे खेलोगे? यहां पर R इक्विवेलेंट अब आपका हो जाएगा R1 R2 मतलब 18 9 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बड़े ही इजीली क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएगा 6 ओम, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो अब हम यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखो इसको एक एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ताकि आप रिलेट कर पाए, ठीक है? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? सिंपल, देखो बहुत बारी है ना मम्मी वो घर पे बोलती है कि यार टीवी बंद कर दो नहीं तो गर्म हो जाएगी, ठीक है? आप लेट सपोज आप लैपटॉप चला रहे हैं या फिर कंप्यूटर चला रहे हैं, इवन हम फोन भी यूज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम तो फोन गर्म हो जाता है, ठीक है? टीवी यूज करते हैं तो मम्मी यही कहती है कि यार टीवी बंद कर दो गर्म हो जाएगी, थोड़ी देर बाद चला लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर होता है। कैसे? टीवी के अंदर करंट जा रही है, ठीक है? और सिंस आपको पता है कि अगर आपने जूल्स लॉ पढ़ा है कि वो टाइम पर डिपेंडेंसी होती है हीट की, ठीक है? तो अब ज्यादा टाइम तक चलाओगे तो ज्यादा हीट डेसिपेट होगी, है ना? देखो पहली बात, करंट जब भी किसी कंडक्टर को करता है 4 इफेक्ट वो दिखा सकता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट कि किसी वायर के अंदर करंट जा रही है तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है मैग्नेटिज्म, ठीक है? थर्ड वन इज हीटिंग इफेक्ट एंड फोर्थ वन इज केमिकल इफेक्ट, ठीक है? तो इन सारे इफेक्ट में से हम पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है? कि किसी वायर के अंदर करंट जा रही है तो एक टाइम के बाद वो वायर गर्म होने लग जाता है ना? इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लाइट बल्ब, है ना? हमारे जो घर में लट्टू होता है कि यार वो बहुत टाइम तक अगर चले फिर आप उसको हाथ लगाओ ना, लिटरली पता है मैंने एक बारी बचपन में मुझे याद है कि मैंने सोचा यार चलो बहुत टाइम तक मैंने ऑन रख दिया उसको, ठीक है? फिर मैंने उसको जाके हाथ लगाया, बहुत टाइम तक रखा, मतलब लाइक बहुत ज्यादा टाइम तक कि हाँ मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मुझे गर्म फील होना चाहिए।
फिर वो इतना गर्म हो चुका, जैसे मैंने हाथ लगाया ना लिटरली बहुत गर्म हो चुका था। दैट मीन्स कि आपका लाइट बल्ब क्या है, किस चीज पे डिपेंड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट उसके अंदर जा रही है और क्या हो रहा है, हीट डिसिपेट हो रही है। क्लियर? इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा एक और एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। घर पे हम प्रेस करते हैं तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट उसके अंदर जाती है, आयरन प्लेट जो होती है वो गर्म हो जाती है और फिर वो हमारे यूज के लिए होती है। तो बेसिकली हर एक इफेक्ट हमारे लिए कुछ ना कुछ मतलब लाइक यूजफुल है बेसिकली। ठीक है, अब इस हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, कैसे होता है, क्या इसके पीछे का रीजन है, वो हम समझेंगे। ठीक है, जैसे हीटिंग इफेक्ट आए आपको क्या याद आना चाहिए, सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट को ही हम क्या कहेंगे, जूल्स लॉ, ये चीज भूलना नहीं है ना। तो एग्जाम में जूल्स लॉ आ जाए तो आपको समझ आना चाहिए जूल्स लॉ मतलब क्या। ठीक है, अब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, जब भी किसी वायर के अंदर करंट जाएगी तो क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं। हमने यही पढ़ा है भाई कि यार फ्लो ऑफ चार्जेस को तो हम करंट कहते हैं, है ना। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था, याद है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में जितना मैंने वर्क डन किया है, मैंने इन द सेंस सेल या बैटरी वर्क डन करती है ना, क्योंकि वही चार्ज को लेकर जाती है। आपने रेजिस्टेंस वाला डायग्राम तो देखा होगा ना। अच्छा नहीं याद है ना तो लेक्चर 1 देखना आप, इसी इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें रेजिस्टेंस का एक डायग्राम है जिसमें इधर से तो वोल्टेज धक्का देता है कि यार तू जा ना अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है तू जा ना अंदर, और उधर से रेजिस्टेंस धक्का देता नहीं मैं नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, काम करवाता है, किससे, चार्जेस से। ठीक है, अब वो जो वर्क डन होता है चार्जेस के ऊपर, जो बैटरी या सेल कराता है या जो भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो जो काम करवाता है वो स्टोर होता है एज अ हीट। वो स्टोर होता है एज अ हीट। क्यों होता है ऐसा, क्या इतनी सी ही कहानी है। देखो थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है, हमने एक चीज जब पढ़ी, जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझा कि एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उसको बेचारे को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कोई आइटम इधर से धक्का देता है, कोई आइटम इधर से धक्का देता है, तो बड़ी ही मुश्किल के साथ वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बट दैट काइनेटिक एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ठीक है, जो भी मेटल आयंस उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को बेचारे को बाहर इजीली जाने भी नहीं देते और उसकी एनर्जी भी छीन लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सारे एटम्स में शेयर हो जाती है। ठीक है, अब एटम्स जो होते हैं, जो मेटल आयंस होते हैं, वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, है ना। अब वो जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन की वजह से जो कंडक्टर है वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहानी है, इस वजह से वो जो वर्क डन कर रहा है सेल या बैटरी, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, अंदर ये घमासान युद्ध चलता है। ठीक है, अंदर की कहानी है, बाहर की मैंने आपको बता दी कि वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाता है तो वो जो वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन स्टोर होता है एज अ हीट, और इसे ही हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, कहानी समझ आ रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है कि यार वर्क डन बाय बैटरी और सेल। बैटरी या सेल जो वर्क डन कर रहे हैं वो किसके बराबर है, एनर्जी गेन्ड बाय द चार्जेस प्लस एनर्जी लॉस्ट एज हीट। वही कहानी जो डीपर वाली मैंने आपको युद्ध वाली बताई ना, कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में जो युद्ध चलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने तो एनर्जी ले ली पर वो युद्ध में घायल हो जाता है और उसकी एनर्जी सब लोग छीन लेते हैं, और वही एनर्जी कंडक्टर फिर गर्म होने लगता है और वो हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से आया है ये वाली चीजें। देखो वर्क डन इज इक्वल टू W इंटू क्यू, ये वाला फॉर्मूला ना आपको जाना पहचाना लग रहा है, कैसे, बिकॉज जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था यार, तो हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W क्या हुआ, V इंटू क्यू। ठीक है, वही चीज है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR
यही तो होता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि यार V इज इक्वल्स टू, तो IR होता है, तो ठीक है V इज इक्वल्स टू, हम IR बाद में यहाँ पर लिखेंगे। उससे पहले देखो दो चीजें याद रखनी, एक तो ओम्स लॉ वाली चीज याद रखनी, एक और जो हमने करंट पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू Q बाय T। करंट इज इक्वल्स टू Q बाय T। क्यों Q बाय T? बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ गिवन टाइम, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे Q बाय T, ठीक है। अब इसी Q को क्या लिख सकते हैं हम? IT, बिकॉज इफ करंट इज इक्वल्स टू Q बाय T तो Q इज इक्वल्स टू IT। इतना इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लिखा हमने IT। अच्छा, मैंने आपसे कहा था यही वर्क डन स्टोर होता है एज अ हीट, तो इस वर्क डन की जगह मैंने लिखा हीट। हीट क्या है? VIT। अच्छा, मैंने आपको बोला था ओम्स लॉ याद रखना, ओम्स लॉ इज व्हाट? IR। ओम्स लॉ इज व्हाट? IR। तो इस V की जगह मैंने रखा IR। देखो कैसे कंफ्यूज आना नहीं है यार। हीट इज इक्वल्स टू VIT, ये निकाला, V की जगह रखो IR, ठीक है। V की जगह क्या रखोगे? IR, ठीक है। ये I एज इट इज चलने दो, T, ये I और ये I मिलाकर बनाएंगे I स्क्वायर R T, और यही है I स्क्वायर RT, और इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो आई होप कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़िया से समझ आया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना यार तो रिवाइंड करके देख लो, ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो जब जब न्यूमेरिकल आता है वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली हम जैसा पहले कर रहे थे एग्जैक्टली वही प्रोसीजर होगा। गिवन टर्म्स बोलो क्या? Q इज इक्वल्स टू 96,000 कूलम, टाइम है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? 50 वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड हीट, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला को पकड़े रखो यार, फॉर्मूले को छोड़ना नहीं। H इज इक्वल्स टू VIT, हीट इज इक्वल्स टू VIT, वैल्यू रख दो। बट यार हमें है ना यहाँ पे करंट तो नहीं दे रखी, अब क्या करें, है ना। तो मैंने आपसे कहा था दो चीजें याद रखो, एक तो ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, सेकेंड वन इज I इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो सिंपल I इज इक्वल्स टू क्या रखो यहाँ पर? Q बाय T। अच्छा बता, एक और अच्छी चीज होने जा रही है अभी। क्या होने जा रही है? ये T से T उड़ने वाला है, बहुत ही बढ़िया। अभी क्या बचा? V की वैल्यू बोलो 50, Q की वैल्यू बोलो 90, व्हाट इज 96 ना, हाँ 96,000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 4800 किलो जूल्स, ठीक है। यही मिलेगा आपको 4800 किलो जूल्स, ठीक है। तो इतना ही आसान है हीटिंग जूल्स लॉ को अप्लाई करना, ठीक है। चलो आंसर आ गया ना, आई होप यही आया होगा आपका भी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज, ऐसे खाली खाली अच्छा थोड़ा लगता है यार, इतनी मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी लिख दो। जो आपका आंसर आ रहा है, देखो वीडियो पॉज करो, जो आंसर आया कमेंट बॉक्स में डाल दो, खत्म। इतनी सी चीज है और कुछ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा यहाँ पे बेटा ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही बढ़िया है। हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे आगे। देखो सेम मटेरियल मतलब रजिस्टिविटी सेम, क्योंकि कल हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के अंदर कि यार जो रजिस्टिविटी होती है वो हर एक वायर की या हर एक मेटल की स्पेसिफिक होती है। तो जब वायर ही सेम है तो रजिस्टिविटी सेम, ठीक है। आगे कह रहा है और क्या सेम है भाई? लेंथ भी सेम कर दी, ठीक है। डायामीटर भी सेम कर दिया मतलब एरिया भी सेम कर दिया। डायामीटर इज सेम मतलब रेडियस इज सेम, रेडियस इज सेम मतलब एरिया इज सेम, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। 2 कंडक्टिंग वायर से 2 वायर है, एक बारी वो सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, एक बारी पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। वो वायर्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ इक्वल, डायमीटर इक्वल, हर एक चीज इक्वल। इसका मतलब अगर सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आ चुके, रजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया,
अगर तीनों ही चीजें सेम है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, सीरीज वाला भी और पैरेलल वाला भी। बस आपको क्या निकालना है, इनका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है ना। रेजिस्टेंस दोनों का सेम है बट रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आर एस लिखेंगे। आर एस बोले तो सीरीज में जब दोनों वायर लगेंगे ना तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो देखो सिंस दोनों वायर सेम है तो मैं क्या लिखूंगी, दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम, आर प्लस आर 2R। ठीक है, फिर पैरेलल में ये दोनों लगे, पैरेलल में हम लिखते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बट सिंस दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो यहां मैं लिखूंगी R इंटू आर डिवाइडेड बाय R प्लस आर। बड़ा ही इजी है यार, मतलब मुझे पता है पर्सनली लगता है कि जिसको मैथ्स आती है ना फिजिक्स बड़ी ही आसान लगती है, और जिसको फिजिक्स आती है उसे मैथ्स भी इजी लगती है, मतलब भाई भाई हैं फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है, तो R इंटू आर इज वॉट, R का स्क्वायर, और R प्लस आर इज वॉट 2R। ठीक है, तो ये इस R से एक R उड़ा, क्या बचा R/2। और हमें इन दोनों का हीट निकालना है कि दोनों में हीट कितनी डिसिपेट हुई है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस वी नो हीट इज इक्वल्स टू VIT प्लस एक और फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। ठीक है, यहां पर वोल्टेज में नहीं खेला है। देखो मैंने दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे हैं बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा लगाएं। अगर ये वोल्टेज में क्वेश्चन खेलता तो हम ये लगाते, बट ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जो वैल्यू दे रखी है उस अकॉर्डिंग पुट करना है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हीट कैसे निकालेंगे हम, देखो हीट का सीरीज वाला और हीट वही पैरेलल में। तो देखो R तो सेम है, I भी सेम, सब कुछ सेम है, हम इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। यहाँ पर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब यहाँ पे सीरीज वाला रेजिस्टेंस लिखो 2R, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस बोलो R/2। ठीक है, तो यहाँ पर 2R, और ये देखो ये किस में डिवाइड में है ना, तो आपको पता है मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी वही कहानी है। ये 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है 2 ऊपर चल जाएगा, क्या बचेगा 4R/R, यही बचेगा। ये 2 इंटू 2 4, तो R से R कैंसिल, तो क्या बचा 4/1। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकल कर आता है, देखो हीट सीरीज में इज 2, हीट पैरेलल में रेशियो कितना बना 4:1। रेशियो कितना बना 4:1, तो आंसर है 4:1। देखो यार हमने सीरीज पढ़ा, पैरेलल पढ़ा, हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा, तीनों ही चीजें हमें बढ़िया से समझ आई। लॉजिकल चीजें पढ़ी, कंसेप्चुअल पढ़ी, खुद का टेस्ट किया कि क्या जो चीजें हमने पढ़ी उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ट्रस्ट मी, अगर आप अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं बराबर से और आपको सारी चीजें समझ आ रही है ना, तो पक्का इतने मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहीं पे हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो भी 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच।